पाठ 9 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका द्वितीय वीडियो को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। स्वागत है आपका। तो पहला आपका है होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो देखिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले होमोलेप्टिक संकुल कोई पूछता है किसे कहते हैं, और अगर हेट्रोलेप्टिक पूछता है तो किससे। तो पहले होमोलेप्टिक देखते हैं। देखिए संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के धातु समूह से जुड़ा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल। जैसे CO है, NH3 का पावर 6 है, इसके पावर 3 है, तो इसमें एक ही प्रकार का जो है संकुल, यानी इस एक ही प्रकार का धातु परमाणु जुड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। तो एक ही प्रकार का, एक ही आपका माने लिगेंड होगा, इसमें NH3 के 6 है, तो इसी को हम लोग कहते हैं होमोलेप्टिक लिगेंड या संकुल। उसके बाद से एक हेट्रोलेप्टिक होता है, तो इसमें कहेंगे वे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के धातु समूह से जुड़ा रहता है। वह जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के धातु समूह से जुड़ा रहता है। Cu NH3 के पावर 4 Cl2 के पावर प्लस, इसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल कहा जाता है। इसमें देखिए इसमें एक NH3 है, एक Cl2 है, अलग अलग प्रकार के हैं, इसीलिए इसको हम हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। आइए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसका नाम है कि आप एक केंद्रीय उप सहसंयोजक यौगिक का सूत्र कैसे लिखेंगे। एक केंद्रीय उप सहसंयोजक यौगिक का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। कैसे हम बता सकते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु लिखा जाता है। सबसे पहले अगर लिखेंगे तो जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे अगर आप Fe लिखते हैं और यहाँ पर CN6 लिखते हैं, तो सबसे पहले आप Fe को क्या करेंगे, लिखेंगे। दूसरा का तत्पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। लिगेंड की स्थिति उनके आवेश पर निर्भर नहीं करता है। वर्णमाला का मतलब होता है जो लिगेंड रहेगा, जैसे ये है, जैसे A से जो आएगा उसको पहले लिखेंगे, B से जो आएगा उसके बाद लिखेंगे, C से जो आएगा जो लिगेंड है उसको लिखा जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं बहुधातु लिगेंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। संकेताक्षर में लिखे हुए लिगेंड के प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में उसकी स्थिति को सजा का भी बताया गया ना। A से प्रारंभ होने वाले पहले, तब B से, तब C से लिखा जाता है जो लिगेंड होते हैं। चौथा कह सकते हैं कि संपूर्ण उप सहसंयोजक सत्ता आवेशित हो अथवा न हो, उसके सूत्र को एक गुण कोष्ठक में लिखा जाता है, यानी बड़ा कोष्ठक में इस सबको लिखा जाता है जितने लिगेंड। यदि लिगेंड बहु परमाणुक हो तो उनके सूत्रों को कोष्ठक में लिखते हैं। संकेताक्षर में लिखे लिगेंड को भी बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। चलिए समझ गए होंगे। पांचवा है समन्वय मंडल धातु अथवा लिगेंडों के सूत्रों को मध्य स्थान को नहीं छोड़ा जाता। ये भी एक बात है, ये भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से 6 नंबर कह सकते हैं हम लोग कि जब आवेश से युक्त उप सहसंयोजक सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रत्यायन के लिखते हैं तो उप सहसंयोजक सत्ता का आवेश गुण कोष्ठक के बाहर दाईं ओर लिख देते हैं, जिनमें आवेश की संख्या और फिर आवेश पर चिन्ह। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई प्रत्यायन है, हम नहीं लिखते हैं, तो उसका जितना प्लस आवेश होगा या माइनस आवेश उतना इस पर लिख देते हैं। फिर ऐसे ही इसमें भी लिख देते हैं। और धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित किया जाता है। जैसे K4 था, यहाँ पर K4 था, तो उसको धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था जो हम लोग पढ़े, उसका नाम क्या था कि एक केंद्रीय उप सहसंयोजक यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ आता है कि एक दंतीय उप सहसंयोजक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण भी हम लोग देख लेते हैं कैसा IPSC नाम लिखा जाता है। तो इसका पहला बात है कि धनायन अथवा ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेश से युक्त उप सहसंयोजक सत्ता में सर्वप्रथम धनायन का लिखा जाता है। जैसे अगर जैसे K4 आपका आ गया और FeCN6 आ गया, तो सबसे पहले जो धनायन है पोटेशियम उसको लिखा जाता है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर दे दिया Fe और यहाँ पर CN6 दे दिया और यहाँ पर बाहर Cl दे दिया, तो ऋणायन को सबसे बाद में लिखा जाता है। ये बात हम लोग को याद होना चाहिए। चलिए, ये तो पहला बात था। अब इसमें
दूसरा बात पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा बात इसमें है कि केंद्रीय परमाणु या आयन के नाम से पहले लिगेंडों के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। यह प्रक्रिया सूत्र लिखने का विपरीत है, यह भी बता सकते हैं। तीसरा बता सकते हैं कि ऋणात्मक लिगेंडों के नाम के अंत में ओ आता है। ऋणात्मक मतलब किसी कोई लिगेंड जैसे Cl हो गया तो Cl को क्लोराइड लिखते हैं ना, तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, वो जोड़ देंगे, क्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर NO3 है, इसके ऊपर माइनस है, NO2 के ऊपर माइनस है, नाइट्राइट होता है लेकिन नाइट्राइटो लिखते हैं। उदासीन तथा धनावेशी लिगेंडों के नाम नहीं बदलते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे H2O के लिए एक्वा, NH याद रखना, जहाँ H2O आएगा इसके लिए हम लोग एक्वा लिखते हैं। NH3 के लिए एमीन लिखते हैं। CO के लिए कार्बोनिल लिखते हैं। NO के लिए नाइट्रोसिल लिखते हैं तथा जब इन्हें उपसंयोजक सत्ता के सूत्र में लिखते हैं तो इनकी कोष्टक इस तरीके में लिखा जाता है। और चौथा आपका है कि चौथा आपको दिखा रहा है कि यदि उपसंयोजक सतह में एक ही प्रकार के लिगेंड संख्या में एक से अधिक हो तो उनको संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब लिगेंड के नाम में आंशिक पूर्वलग्न हो तब वह बिस, ट्रिक, टेट्रा, किस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक आपके पास एग्जाम्पल है, देखिए कोई कहता है इसका IPSC नाम लिखिए, NiCl2PPH3 का ट्वाइस का नाम देखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये देखिए डाई, ठीक है, डाई इसके लिखेंगे ना डाई, और Cl के लिए क्लोराइडो, और इसके लिए 2 के लिए 20, और तब लिखा है ट्राई फेनिल फास्फिन, डबल आता है ना, तो इसको 20 लिखेंगे, ट्राई फेनिल फास्फेट निकिल, और जब इसकी उपसंयोजक संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये भी एक नियम था। अच्छा, एक और बात है कि धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन उपसंयोजक सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में दर्शाते हैं। यानी धनात्मक, धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन उपसंयोजक सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक में दर्शाते हैं। निकालेंगे, जैसे 2 आएगा तो 2 के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। 3 आ गया तो 3 के लिए रोमन अंक में ऐसे लिखते हैं। अच्छा, 6 नंबर है, यदि संकुल आयन एक धनात्मक हो तो धातु का नाम वहाँ लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। उदाहरण धनावेशित संकुल आयन में CO को कोबाल्ट, और धनावेशित होगा PT को प्लेटिनम, और संकुल आयन देखिए इसका मतलब होता है, तो समझिए धनात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पर दे दिया FeCN6, इसके ऊपर प्लस, प्लस से बताता है धनात्मक, तो जेंगा नाम आएगा उसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे क्या कहता है कि यदि संकुल आयन एक ऋणात्मक हो तो धातु के नाम के अंत में 8 जोड़ देते हैं। याद रखना, ऋणात्मक होगा यानी इसके ऊपर ऋण का चिन्ह होगा तो 8 जोड़ देंगे। उदाहरण संकुल ऋणायन है, जैसे मान लो CuSCN के पावर 4 इसके पावर -2 है। में कोबाल्ट, CO को कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, 8 जोड़ देंगे, कोबाल्ट होता है तो कोबाल्टेट हो जाता है। कुछ धातुओं, किसको? ये जो केंद्रीय परमाणु, कुछ धातुओं के लिए उनके संकुल ऋणायनों के नाम में धातु के लैटिन नाम प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए Fe के लिए फेरट। उदासीन संकुल का नाम भी संकुल धनायन की भांति ही लिखा है। उदासीन होगा, कोई आवेश नहीं होगा, तो इसका भी नाम जेंगा धनात्मक जेंगा था उसे लिखते हैं। चलिए, अच्छा इसका नाम लिखना है, CrNH3 का थ्राइस H2O Cl3 का नाम लिखना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें जो हम लोग नाम लिखेंगे, अगर ये Cl के ऊपर 3 है तो अगर आप इसको हटाएंगे, माइनस में होता है तो ये प्लस में टूट जाएगा। ठीक है, प्लस में टूट जाएगा। तो नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड लिखा जाता है। लिगेंड कौन है? ये तो मान लो केंद्रीय परमाणु है, पहला जो होता है धातु केंद्रीय परमाणु होता है, ये दोनों लिगेंड होता है। तो लिगेंड कैसे लिखेंगे? 3 है तो ट्राई लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको एक्वा कहते हैं, इसको एमीन, तो ए से दोनों आता है लेकिन ए के बाद म आता है, ए के बाद क्यू था, पहले एमीन लिखेंगे। तो ट्राई, 3 के लिए ट्राई, NH3 के लिए एमीन, फिर 3 के लिए ट्राई और H2O के लिए एक्वा। तब आप केंद्रीय परमाणु लिखेंगे क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या 0 है, 0 भाई ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं ना, इसका 0, इसका 0, इसका 1 होता है, -1 होता है, तो -3 से गुणा 1 में करेंगे -3, तो क्रोमियम के 3 आएगा तो 3, और Cl के लिए क्लोराइड। नीचे 3 हो चाहे 4 हो, जो भी हो
उसको नहीं लिखा जाता है, केवल क्लोराइड लिख दिया जाता है। हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या दिया गया है, तो कहता है इसमें COH2NH, यानी इसको आप चाहें तो NH2 CH2 CH2 NH2 का थ्राइस I2SO4 3 का नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, देख रहे हैं ना, इसका नाम तो पहले ट्रिस लिखिएगा, ट्रिस। इसका नाम तो होता है ना, 2 कार्बन है तो एथेन, 1 एमीन 1 पर, 1 एमीन 2 पर, तो एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे ना, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 3 और तब इसके लिए सल्फेट लिखेंगे, ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। आइए देखिए कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसका कोई पूछता है कि नाम लिखेंगे। तो देखिए कुछ बातें हैं, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। मुझे बताइए, पहला आपका दिया है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है ना, आपको कोबाल्ट जो देख रहे हैं, जो धातु देख रहे हैं, जो ऑक्सीकरण संख्या, उसको उठाकर सबसे पहले लिखेंगे। देखिए कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या को छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कोबाल्ट को पहले लिखा जाता है। कोबाल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद से अब टेट्रा एमीन कहता है तो NH3 का 4 लिखिए। उसके बाद से एक्वा क्लोराइडो कहता है, एक्वा H2O लिखिए। क्लोराइडो कहता है, क्लोराइडो ये अंदर है तो Cl लिखिए। उसके बाद से आप क्लोराइडो लिखने के बाद कोष्टक बंद कर देंगे, इस क्लोराइड के लिए Cl2 लिख देंगे, ठीक है। Cl2 क्यों लिखेंगे, आप पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या मान, इसका तो 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका -1, इसका -2, क्यों -2 हो रहा है, क्योंकि -1 होता है, 2 से गुणा करेंगे -2 तो -3 चाहिए ना। केवल अगर हम Cl लिखेंगे तो 1 1 2 ना होगा, और 3 तो यहाँ पर दिया है, ये बात ध्यान रखने वाला है। चलिए तीसरा दिया है K3AlC2O4 का थ्राइस। तो इसमें पहले ये यहाँ पर है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। तो पोटेशियम है ना, पहले धातु आ गया तो बाहर लिखाएगा K3, क्यों K3 लिखेंगे, हैं, K3 लिखना पड़ेगा, तभी इसका ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम का 2 आएगा। तो K3Al और उसके बाद से C2O4 का थ्राइस। इसी तरह से पोटेशियम पोटेशियम ये था K2, ये था आपका दूसरा का था ना ये। तीसरा जो है पोटेशियम, तो इसके लिए ये लिख देंगे, चौथा के लिए नीचे वाला है, पांचवा के लिए ये लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें एक और दिया है 3, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IPAC नाम लिखिए। तो आप देखिए PT है, NH3 का ट्वाइस है, Cl है, NH2 है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, लिगेंड, तो डाई एमीन और इसमें डाई एमीन और क्लोराइडो डाई नाइट्रेटो यन प्लेटिनम हो जाएगा। इसी तरीके से इन सब का भी आप IPAC नाम चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। पहले देखिए क्या लिखेंगे आप, ये तो अगर लिखेंगे 2 क्लोराइडो और ये 2 एथेन, तो पहले ये लिखेंगे, एथ आ रहा है तो लिखा जाएगा, देखिए लिखा गया डाई क्लोराइडो 20 एथेन 1 2 डाई एमीन कोबाल्ट लिख दीजिएगा, और कोबाल्ट लिख करके जो बातें होंगी उसको दर्शा देंगे। तो इस तरीके से इन सब का IPAC नाम आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। आइए अब जो हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे उसका नाम होगा समझौता। याद करो, उपसंयोजक यौगिक में समझौता। आपसे मैं बता दूं समझौता किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं, देखिए आइए, समझौता या समझौता ऐसे 2 या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनमें रासायनिक सूत्र समान होते हैं। याद करो संयोजकता किसे कहते हैं, जिनमें रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, और परमाणुओं के भिन्न व्यवस्था के कारण इनके एक या अधिक यौगिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता होती है। इसी को हम लोग कहते हैं उपसंयोजक। तो आप सिंपल में कह सकते हैं ना कि वे यौगिक जिनमें जो होते हैं रासायनिक सूत्र समान होते हैं, लेकिन जो उसका व्यवस्था होता है, जो उसका गुण होता है, अलग अलग होता है, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। इसमें एक पढ़ेंगे हम लोग त्रिविमीय समझौता, और इस त्रिविम समझौता को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। इसको अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। पहला होता है ज्यामितीय समझौता, दूसरा होता है ध्रुवण समझौता। दूसरा समझौता हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा संरचनात्मक समझौता, जिसका हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। पहला होता है बंधनी
समायोता, दूसरा होता है आयनन, दूसरा होता है आपका उपसह संयोजक समायोता, ग होता है तीसरा आयनन समायोता, और एक होता है विलायक योजन समयोता। तो इस समयोता को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।